प्लेन का मलबा एल्मा के घर से थोड़ी दूर ही आकर गिरता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पिंजरे में होने की वजह से शेरनी का वो बच्चा बच गया था। एल्मा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ड्रीमर अपनी ही भाषा में उससे ये कहना चाहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मोजार्ट को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ड्रीमर को जाता देख मोजार्ट बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि वो भी बेबस था। और तभी एल्मा मोजार्ट के साथ ही पानी में उतर जाती है और तैरते हुए किनारे तक जाने लगती है। इसी दरमियान उन दोनों को गोलियां चलने की कई सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिन्हें सुनकर एल्मा की तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी उसका ड्रीमर अब नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, रुको। नहीं। जंगल के अंदर एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है कि तभी एक शिकारी गोली से उसे मार देता है और उसके एक बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये शिकारी उस बच्चे को एक सर्कस में ले जाने वाला था, जहां पर उसकी पूरी जिंदगी किसी पिंजरे में कैद होने वाली थी। इसी के साथ ही हम पियानो की प्रैक्टिस करती हुई एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जिसका नाम एल्मा है। एल्मा के पेरेंट्स तो काफी पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन हाल ही में उसके चहीते दादाजी की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो बिल्कुल अकेली है। कुछ दिनों के बाद एल्मा अपने वेकेशन गुजारने के लिए अपने दादाजी के घर जाती है, जो एक बेहद खूबसूरत आइलैंड पर था। ये आइलैंड उसके दादाजी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और उन्होंने ही अपना ये घर खुद अपने हाथों से बनाया था। यहाँ एल्मा की मुलाकात अंकल जो से होती है, जो उसके दादाजी के काफी करीबी थे। अंकल जो एल्मा को देखकर काफी खुश होते हैं और घर में उसका पूरा सेटअप कराने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो एल्मा को उसके दादाजी का एक टेप रिकॉर्डर देते हैं, जिसमें एल्मा के लिए उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा था। अब रात को काफी तेज आंधी और बारिश के साथ तूफान आता है, जिसमें एल्मा के घर की लाइट्स भी चली जाती है। तभी हम आसमान में देखते हैं कि शेरनी के उस बच्चे को जिस प्राइवेट प्लेन में बंद करके सर्कस तक ले जाया जा रहा था, वो प्लेन उस वक्त उसी आइलैंड के ऊपर से गुजर रहा था और मौसम खराब होने की वजह से अचानक से क्रैश हो जाता है। प्लेन का मलबा एल्मा के घर से थोड़ी दूर ही आकर गिरता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पिंजरे में होने की वजह से शेरनी का वो बच्चा बच गया था और बिल्कुल सही सलामत था। घर के अंदर एल्मा अपने दादाजी का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज सुन रही होती है, जिसमें दादाजी उसे बताते हैं कि उन्होंने एक नई दोस्त बनाई है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक फीमेल स्नो वॉल्फ है और वो अक्सर हमारे घर में आती रहती है। अब दादाजी को याद करते हुए एल्मा काफी इमोशनल हो जाती है और फिर पियानो बजाते हुए कब सुबह हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब सुबह होते ही एल्मा के आइलैंड पर चार्ल्स और एली नाम के दो आदमी आते हैं, जो एक वॉल्फ पार्क के मालिक थे, और ये दोनों उसी व्हाइट स्नो वॉल्फ को पकड़ने के लिए आए होते हैं। जंगल में घूमते हुए वो शी स्नो वॉल्फ उन दोनों के जाल में फंस भी जाती है, लेकिन उनके पास आने से पहले ही वो जाल से निकलकर झील के उस पार भाग जाती है। हालांकि चार्ल्स और एली उसे देख लेते हैं और उसके पीछे ही लग जाते हैं। इधर एल्मा भी घर से बाहर जंगल में निकली होती है और तभी उसे व्हाइट स्नो वॉल्फ मिल जाती है, जिसके बैक में चार्ल्स का जाल फंसा हुआ था। उसे देखते ही जल्दी से एल्मा उसके जाल को काट देती है, जिसके बाद सी वॉल्फ जंगल में भाग जाती है। इसके बाद एल्मा के सामने चार्ल्स और एली भी आ जाते हैं, जो उससे सी वॉल्फ के बारे में पूछते हैं, और तब एल्मा उन्हें बुरी तरह से लताड़कर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाने को कहती है। दूसरी तरफ हम उस बेबी लाइन को देखते हैं, जो अपने पिंजरे से निकलकर एक चील के घोंसले में जा गिरा था, जिसमें चील के अंडे भी थे। तभी अपने घोंसले में चील भी आ जाती है, जिसे देख बेबी लाइन काफी डर जाता है और घोंसले से सीधा एल्मा की गोद में जा गिरता है। अब इस क्यूट से बेबी लाइन को देख एल्मा काफी हैरान होती है और उसे ठंड में कांपता हुआ देख अपने साथ अपने घर में ही ले जाती है। और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होती है, तभी उसके पीछे से भागती हुई वो शी वॉल्फ भी आ जाती है, जिसके मुंह में उसका एक नन्हा बच्चा भी होता है। दरअसल जाल में फंसने के बाद सी वॉल्फ इतना डर चुकी थी कि अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए वो एल्मा का घर चुनती है। कुछ देर बाद यहाँ एल्मा से मिलने अंकल जो आते हैं, जिन्हें एल्मा लाइन कब और सी वॉल्फ के बारे में सब कुछ बता देती है। जानवरों को देखते ही अंकल जो काफी डर जाते हैं और उन्हें भेजने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टीम को बुला लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टीम की एक कॉप आते ही एल्मा को बताती है कि प्लेन क्रैश में किसी की जान तो नहीं
नहीं गई है, लेकिन एक शेरनी का बच्चा गायब है जो कि सर्कस वालों की अमानत है, इसलिए हम उसी की तलाश में हैं। अब ये सुनते ही एल्मा अपना इरादा बदल लेती है और वाइल्ड लाइफ वालों को बेबी लाइन के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वाइल्ड लाइफ वाले बेबी लाइन को सर्कस में ही भेज देंगे। खैर, वाइल्ड लाइफ की टीम अब यहाँ से चली जाती है और एल्मा अंदर आकर देखती है कि वो सी वॉल्फ अपने बच्चे के साथ साथ उस शेर के बच्चे को भी अपना दूध पिला रही होती है और ये देखकर एल्मा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली आज वो दिन भी आ जाता है जब एल्मा को अपने पियानो कंपटीशन के एग्जाम के लिए बाहर जाना पड़ता है। एल्मा सिर्फ 2 दिनों के लिए ही बाहर जाती है, लेकिन इन्हीं 2 दिनों के बीच इन बच्चों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। एल्मा एग्जाम हॉल में पहुंच ही पाती है कि तभी उसकी सी वॉल्फ अपने दोनों बच्चों को घर में अकेला छोड़कर जंगल में शिकार के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर चार्ल्स और एली की नजर पड़ जाती है जो उसे बेहोश करके अपने साथ ही उठा ले जाते हैं। इधर एल्मा अपने एग्जाम में नंबर 1 आकर सेलेक्ट हो जाती है और उसे लॉस एंजलिस फिल्मोनिकल ऑर्केस्ट्रा के लिए चुन लिया जाता है। लेकिन एल्मा के आगे अब प्रॉब्लम ये थी कि वो इन जंगली जानवरों को पालते हुए अपना सपना कैसे पूरा कर पाएगी। यही सोचकर वो कई जगह रेस्क्यू शेल्टर वालों से कॉल पर बात करती है, मगर कोई भी रेस्क्यू शेल्टर वाला शेर के बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं होता। फाइनली 2 दिन के बाद एल्मा अपने घर आती है और घर आकर वो देखती है कि उन दोनों बच्चों ने तो पूरे घर को सर पे उठा रखा है। ये देखकर एल्मा काफी टायर्ड फील करती है, लेकिन उन बच्चों से कुछ नहीं कहती और फिर उसे एक बड़ा झटका तब लगता है जब उनकी माँ सी वॉल्फ उसे कहीं नहीं दिखती। एल्मा अपनी सी वॉल्फ को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आखिर थक जाती है क्योंकि वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब तो एल्मा के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि वो अकेले इन दोनों बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती थी। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर एल्मा अकेले ही उनकी देखभाल में लग जाती है और अपने फिल्मोनिकल ऑर्केस्ट्रा के सपने को बीच में ही छोड़ देने का डिसाइड करती है। अब यहाँ से ये दोनों बच्चे एल्मा के साथ काफी खुश रहने लगते हैं और इनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन एल्मा के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इन दोनों बच्चों को एक प्यारा सा नाम दिया जाए, जिसके बाद वो बेबी लाइन को तो ड्रीमर और वॉल्फ को मोजार्ट नाम देती है। वक्त के साथ धीरे धीरे मोजार्ट और ड्रीमर बड़े होने लगते हैं और अपनी जवानी में आने के बाद बेहद ही शानदार दिखते हैं। अब इनके बड़े होने के बाद इनकी खुराक भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए एल्मा और अंकल जो इनके लिए ढेर सारा गोश्त लाया करते हैं। लेकिन अंकल जो इन दोनों से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रह सकते थे। तो एल्मा का ख्याल रखने के लिए अंकल जो उससे एक प्रॉमिस लेते हैं कि वो हर रोज अंकल जो के पास फोन करके उन्हें अपनी खैरियत बताएगी। खैर, इसी सिलसिले के साथ और भी कई महीने गुजरते हैं और फिर से मौसम हरा भरा हो जाता है। अब एक रोज आइलैंड के पास से एक नन्ही बच्ची अपने मॉम के साथ गुजर रही होती है कि तभी आइलैंड पर लगे हुए फूल उसे काफी अच्छे लग जाते हैं। हालांकि उसकी मॉम उसे समझाती है कि बेटा हम वहाँ नहीं जा सकते, वो एक प्राइवेट आइलैंड है। लेकिन बच्ची की जिद पर उन्हें अपनी बोट रोकनी पड़ जाती है। अब जैसे ही वो बच्ची नीचे उतरकर फूल तोड़ने लगती है, उसी वक्त ड्रीमर की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनके पीछे लग जाता है। ड्रीमर को बच्ची के पीछे भागता देख एल्मा जल्दी से उन्हें रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी ठोकर लगने से एल्मा एक पत्थर पर जा गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही ड्रीमर और मोजार्ट की नज़र एल्मा पर जाती है तो दौड़कर वो उसके पास आ जाते हैं और उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि एल्मा जब नहीं उठती तो मोजार्ट तो बुरी तरह से रोने लग जाता है। उसी वक्त एल्मा के फोन पर अंकल जो का कॉल आता है, लेकिन जब एल्मा की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर अंकल जो आइलैंड पर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। इधर जैसे ही ड्रीमर और मोजार्ट की नजर अंकल जो पर पड़ती है तो फौरन ही मदद के लिए मोजार्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर अंकल जो भी दूरबीन से देख लेते हैं कि एल्मा जमीन पर बेहोश पड़ी है। एल्मा को देखते ही अंकल जो काफी परेशान होते हैं, लेकिन क्योंकि वो मोजार्ट और ड्रीमर से काफी डरते हैं, इसलिए उनके पास जाने के बजाय वो सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टीम को वहां पर बुला लेते हैं। इसके साथ ही सीन सीधे हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर एल्मा बेहोश है और डॉक्टर अंकल जो को बता रही है कि एल्मा ठीक तो हो जाएगी, लेकिन आपको उन जानवरों का शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उनके बिना तो इतनी ठंड में कुछ घंटे भी जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल था और वो तो सारी रात एल्मा के पास रहकर उसकी देखभाल करते रहे और अपने शरीर की गर्मी से उसे ठंड से भी बचाए रखा। फिर कुछ देर के बाद एल्मा को भी होश आ जाता है और होश में आते ही सबसे पहले वो ड्रीमर और मोजार्ट के बारे में पूछती है।
लेकिन अंकल जो को बेहद ही अफसोस के साथ उसे बताना पड़ता है कि ड्रीमर और मोजार्ट को तो वाइल्ड लाइफ वाले उठाकर ले गए। इसी के साथ अगले सीन में हम उसी वॉल्फ सेंटर के मालिक एली को देखते हैं, जो वाइल्ड लाइफ ऑफिस में आकर मोजार्ट को अपने साथ ले जाता है और ड्रीमर को उसी सर्कस में भेज दिया जाता है जहां उसे प्लेन क्रैश से पहले ले जाया जा रहा था। सर्कस में आने के बाद ड्रीमर काफी अपसेट और गुस्से में होता है और तब एलन का बेटा राफा उसके सामने पियानो का म्यूजिक प्ले कर देता है, जिससे ड्रीमर काफी ज्यादा शांत हो जाता है। और होता भी क्यों ना, क्योंकि वो तो बचपन से ही एल्मा की पियानो सुनते हुए ही बड़ा हुआ था। अब यहाँ राफा का डैड एलन आता है, जो आज से ही ड्रीमर की ट्रेनिंग शुरू करने वाला था। एलन सबसे पहले ड्रीमर को ड्रग देता है, जिससे वो शांत रहे और धीरे धीरे कमजोर हो जाए, और फिर एक चाबुक से बुरी तरह से उसे पीटता है ताकि ड्रीमर हमेशा एलन से डरता रहे। हालांकि ये सब उसके बेटे राफा को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो बच्चा अपने फादर के आगे कुछ बोल भी नहीं सकता था। इधर मोजार्ट को जब वॉल्फ सेंटर में लाकर छोड़ा जाता है तो वहाँ सबसे पहले उसे उसकी मॉम यानी कि वही व्हाइट सी वुल्फ मिल जाती है, जो उसे बाकी के भेड़ियों से भी मिलाती है। और मोजार्ट के साथ अच्छी बात ये भी थी कि उसे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टॉर्चर सहना नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी मोजार्ट बहुत उदास और परेशान था, क्योंकि उसका जिगरी दोस्त ड्रीमर उसके साथ नहीं था। वो ड्रीमर को बहुत मिस करता है और एक रात जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर वो उस कैद से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्त की तलाश में रोड पर भागने लगता है। दूसरी तरफ एल्मा भी हॉस्पिटल से भागकर इन दोनों की तलाश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन वहां वो खड़ूस औरत एल्मा को काफी उल्टा सीधा सुनाकर भगा देती है। इधर अपने दोस्त की तलाश में मोजार्ट सर्कस तक पहुंच जाता है और ड्रीमर को देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो ड्रीमर को उसके पिंजरे से बाहर कैसे निकाले। इतने में ही वहां पर एलन भी आ जाता है, जिसे देखकर मोजार्ट छिप जाता है और फिर चाबुक से ड्रीमर की मार लगाने के लिए जैसे ही एलन पिंजरे का दरवाजा खोलता है, पीछे से मोजार्ट उस पर हमला कर देता है और फिर ड्रीमर को वहां से भगा ले जाता है। आजाद होने के बाद दोनों काफी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन ड्रग्स के चलते ड्रीमर इतना कमजोर हो चुका था कि उससे भागा भी नहीं जा रहा था। और एलन को ये बात पता थी कि वो शेर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, इसलिए वो भी अपने बेटे के साथ ड्रीमर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर एली भी मोजार्ट को ढूंढने के लिए एल्मा के पास आ जाता है, और क्योंकि मोजार्ट को एली से कोई खतरा नहीं था, इसलिए एल्मा भी उसकी मदद के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम ड्रीमर और मोजार्ट को देखते हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए एक बड़े से ग्रोसरी स्टोर में घुस जाते हैं और अपना पसंदीदा खाना उठाकर खाने लगते हैं। तभी ग्रोसरी स्टोर का एक गार्ड उन दोनों को देख लेता है और डर के मारे इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिसके बाद बेचारे मोजार्ट और ड्रीमर को वहां से भागना पड़ता है। अब इन दोनों को भागता हुआ कई सारे लोग देख लेते हैं और इनकी वीडियोस भी बना लेते हैं, जिसके बाद तो पूरे शहर में इनकी खबर फैल जाती है। इधर एल्मा और एली दोनों एक साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, तो उधर एलन और राफा पहले से ही उन्हें जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। अब इतनी मुश्किल ही ड्रीमर और मोजार्ट के लिए काफी नहीं थी कि दूसरी तरफ से शहर की पुलिस भी उन दोनों की तलाश में ही लग जाती है, क्योंकि उनसे लोगों को खतरा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर एलन को ड्रीमर दिख जाता है, जिसे देखते ही एलन उसे बेहोश करने के लिए उस पर निशाना लगाता है, लेकिन ड्रीमर का भाई मोजार्ट फिर से एलन के ऊपर अटैक करके ड्रीमर को तो बचा लेता है, लेकिन खुद एलन के शॉट का निशाना बन जाता है। अब क्योंकि एलन ने बेहोशी की डोज ड्रीमर के लिए बनाई थी, जिसका मतलब ये था कि मोजार्ट सिर्फ कुछ ही घंटों में मर जाएगा, लेकिन राफा के मन में मोजार्ट के लिए रहम आता है और वो अपने डैड की नजर से बचाकर मोजार्ट के मुंह में एक दवाई रख देता है, जिससे वो ठीक हो जाएगा। अब रास्ते में जाते हुए एल्मा और एली को एलन की गाड़ी दिख जाती है, जिसे देखने के बाद वो उसका पीछा करते हुए उसके पास तक पहुंच जाते हैं और यहाँ वो दोनों डायरेक्ट एलन से पूछ लेते हैं कि बताओ हमारा वुल्फ कहाँ है। उनकी बात सुनकर एलन पूरी तरह झूठ बोलकर उनसे मना कर देता है कि मैंने किसी वुल्फ को नहीं देखा, जिसके बाद एल्मा और एली मायूस होकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी राफा उनकी मदद करने का सोचता है और अपने डैड को चकमा देकर जल्दी से उन दोनों के पास जाकर उन्हें पूरी बात बता देता है। तो अब यहाँ से ये तीनों एक साथ मिलकर ड्रीमर और मोजार्ट को ढूंढने उसी जगह पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर मोजार्ट बेहोश हुआ था। लेकिन अफसोस, उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो दोनों तो एल्मा के घर की तरफ ही निकल गए होते हैं। अब यहाँ पर एल्मा काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो पुलिस से पहले वो उन दोनों तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन तभी राफा को पियानो म्यूजिक का आइडिया आता है और फिर वो लोग कार में पियानो
पियानो म्यूजिक प्ले करके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर पुलिस भी पूरे जंगल में फैल चुकी थी और हेलीकॉप्टर्स के जरिए आसमान से भी उन्हें ढूंढा जा रहा था। इसी दरमियान एल्मा के म्यूजिक की आवाज ड्रीमर के कानों में पड़ जाती है, जिसे सुनते ही ड्रीमर खुद ब खुद रोड के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। ड्रीमर को देखते ही एल्मा काफी खुश हो जाती है और गाड़ी से उतरकर भागकर उसके पास चली जाती है। लेकिन तभी एल्मा को मोजार्ट की याद आती है, जो कि ड्रीमर के साथ में नहीं था। और जब एल्मा मोजार्ट के बारे में पूछती है तो ड्रीमर उसे अपने पीछे पीछे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर मोजार्ट छिपा हुआ था। और ये जगह कोई और नहीं बल्कि एल्मा की ही एक हट थी, जो उसके घर से जरा सी दूरी पर थी। मोजार्ट को देखते ही एक्साइटमेंट के साथ एल्मा एली और राफा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि ड्रीमर और मोजार्ट मिल गए हैं और अब मैं उन्हें लेकर घर जा रही हूँ। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एलन आ जाता है, जो एल्मा को धमकाने लगता है। लेकिन तब उसका बेटा राफा उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और वो अपने बाप को समझाता है कि मुझे जानवरों के ऊपर आपके जुल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसके बाद बेटे की जिद के आगे बाप हार जाता है और फिर वो फैसला करता है कि वो अपना सर्कस हमेशा के लिए बंद कर देगा और उसकी जगह पर कोई अच्छा काम कर लेगा। इसी के साथ पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज जंगल में गूंजने लगती है, जिसे सुनकर एल्मा सीधे मोजार्ट और ड्रीमर के पास भाग पड़ती है और एली से कहती है अंकल जो से कहना हमें मैजिकल ट्री पर मिले। इसके बाद एल्मा सीधे हट के अंदर जाती है और वहाँ से ड्रीमर और मोजार्ट के साथ एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए मैजिकल ट्री तक पहुँच जाती है। मैजिकल ट्री पर आने के बाद हम देखते हैं कि एल्मा का घर वहाँ से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन बीच में एक झील है जो उन्हें पार करनी होगी। इसीलिए तो एल्मा ने एली से कहा था कि अंकल जो से कहना वो हमें मैजिकल ट्री पर मिले। लेकिन यहाँ तो अंकल जो अभी तक नहीं पहुँचे थे और ऊपर से पुलिस उनके काफी करीब आ चुकी थी। अब हालात को समझते हुए एल्मा ड्रीमर और मोजार्ट से कहती है कि हमें ये झील तैरकर ही पार करनी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसकी बात सुनते ही मोजार्ट तो पानी की तरफ भाग पड़ता है, लेकिन ड्रीमर वहीं बैठा रहता है क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता था। एल्मा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ड्रीमर अपनी ही भाषा में उससे ये कहना चाहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मोजार्ट को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब एल्मा उसे फिर से समझाती है कि तुम्हें हमारे लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, जल्दी चलो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ड्रीमर उसकी बात नहीं सुनता और वो वापस जंगल में ही उल्टा लौट जाता है। ड्रीमर को जाता देख मोजार्ट बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि वो भी बेबस था। और तभी एल्मा मोजार्ट के साथ ही पानी में उतर जाती है और तैरते हुए किनारे तक जाने लगती है। इसी दरमियान उन दोनों को गोलियां चलने की कई सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिन्हें सुनकर एल्मा की तो जान ही निकल जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी उसका ड्रीमर अब नहीं रहा। इधर एली अंकल जो को लेकर मैजिकल ट्री पर पहुंचता है, लेकिन वहां जाने पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी एली की नजर एल्मा पर जाती है, जो झील के उस किनारे यानी कि अपने घर पहुंच चुकी थी। लेकिन एल्मा और मोजार्ट अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे क्योंकि उनका ड्रीमर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अलविदा कह गया। अब एल्मा मोजार्ट को समझाती है कि बस करो, तुम्हारा भाई अब लौट कर नहीं आने वाला। लेकिन मोजार्ट की नम आंखें अपने भाई की झलक पाने का इंतजार कर रही थी। और तभी झाड़ियों के शोर के साथ उन दोनों की नजर सामने जाती है और वो देखते हैं कि उनका ड्रीमर बड़े ही मस्त अंदाज में उनकी तरफ ही आ रहा होता है। यानी कि ड्रीमर पुलिस को चकमा दे चुका था और वो जंगल में वापस इसलिए मुड़ गया था ताकि पुलिस वालों का ध्यान मोजार्ट के ऊपर ना जाए और वो सही सलामत घर तक पहुंच जाए। ड्रीमर को देखते ही एल्मा खुशी से झूम उठती है और मोजार्ट अपने भाई के ऊपर खूब सारा प्यार लुटाने लगता है। तो फाइनली ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन मोजार्ट और ड्रीमर का अनकंडीशनल लव हमारे मन में छोड़ जाती है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसका नाम है द वुल्फ एंड द लायन, जो कि साल 2021 में आई थी।